तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने 9 ऑफिसर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया होता है, जिसे देखकर वह सभी बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई दे रही होती है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को ये कह ही रहे होते हैं, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम इवेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस नोटिफिकेशन को चेक करने लगता है। जिसके बाद सिस्टम उसे बता रहा होता है कि कल सुबह 9 बजे वानमिंग वैली में एक डंजन ओपन हो रहा है, जिसको क्लियर करने का रिवार्ड नेदर आइस स्टोन, 1 युआन जेड और ब्लैक मटेरियल आयरन है। जिस रिवॉर्ड को देखकर बैगनी रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय किंग, यह सभी आइटम वही मटेरियल हैं जो ड्रैगन एंड फेनिक्स स्वॉर्ड को फिर से एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए था। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर देखते हुए कह रहा होता है कि तो ठीक है, मैं अभी वानविंग वैली जाऊंगा और जितना जल्दी हो सके अपने ड्रैगन एंड फेनिक्स स्वॉर्ड को दोबारा से एक्टिव करने का अपना पूरा कोशिश करूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वानविंग वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी होती है और उन्हीं के बीच में वान सेंग खड़ी होती है और वह सोच रही होती है कि मुझे सैन गॉन्गबाओ ने बताया था कि मेरे हस्बैंड को मारने वाला पर्सन किंग जाओ और वैन जोंग थे। हालांकि मैं अभी वैन जोंग से नहीं निपट सकती हूँ, लेकिन किंग जाओंग का रीइंकार्नेशन अभी काफी ज्यादा कमजोर है, मैं उसे जान से मार सकती हूँ। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सैन गॉन्गबाओ के पास गई होती है यह जानने के लिए कि उसके हस्बैंड को किसने मारा था। जिस पर सैन गॉन्गबाओ सैड होने का नाटक करते हुए वैन सेंग से कह रहा होता है कि प्रिंसेस प्लीज आप पहले शांत हो जाइए, मैंने आपके हस्बैंड को बीबो पॉइंट पर तैनात किया था और सब कुछ सेफ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन प्लेयरों के बीच में किंग जाओ का रीइंकार्नेशन भी होगा और उसने आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई करने के समय अपने ह्यूमन एम्परर एसेंस को बर्न किया, जिसकी वजह से वहां पर वैन जोंग और उसके कुछ साथी आ गए और उन्होंने आपके हस्बैंड को जान से मार डाला। जिस बात को सुनकर वैन सेंग काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसे देखकर सैन गॉन्गबाओ उससे कह रहा होता है कि हालांकि मैंने सोचा था कि वैन जोंग ह्यूमन एम्परर की आइडेंटिटी को सीक्रेट बनाए रखने के लिए उन सभी प्लेयरों को जान से मार डालेगा, जिसकी वजह से उनका नाम गॉड्स पनिशमेंट के लिस्ट में लिखा जाएगा ताकि हम उसका यूज करके उनको ढूंढ सकते थे। लेकिन जब मैंने वहां पर अपने कुछ लोगों को भेजा तो वह सभी प्लेयर सही सलामत थे। जिसपे वान सेंग उससे कह रही होती कि अगर ऐसा है तो हमें बीबो पॉइंट के आसपास के सभी प्लेयरों को पकड़ लेना चाहिए और उन्हें किंग जाओ की आइडेंटिटी के बारे में बताने के लिए मजबूर करना चाहिए। जिसपे सैन गॉन्गबाओ उससे कह रहा होता है कि ये कहना तो आसान है लेकिन करना ही उतना ही मुश्किल। इसके बाद वैन जोंग ने उनके ऊपर एक मैजिक किया, जिससे वहां मौजूद सभी प्लेयरों की मेमोरी मिट गई और किंग जाओ भी वहां से भाग गया। जिस पर वान सेंग उससे कह रही होती कि ऐसा लगता है कि किंग जाओ अपने कामों के प्रति बहुत ही सावधान है और फ्यूचर में इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। जिस पर सैन गॉन्गबाओ उसके पास चलकर आते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, कल वानविंग वैली में एक डंजन ओपन हो रहा है जिसमें कई सारे रेयर ट्रेजर होने वाले हैं और मुझे लगता है कि किंग जाओ भी उसमें शामिल होगा। जिसके बाद वो अचानक से उसके फेस के सामने आते हुए उससे कह रहा होता है कि ह्यूमन एम्परर का ब्लड और एसेंस हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है और अगर आप किंग जाओ की असली आइडेंटिटी का पता लगाने में मेरी मदद करते हैं तो मास्टर तोंग तियान आपको जरूर कोई अच्छा इनाम देंगे। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए उससे कह रही होती कि तो ठीक है, मैं अभी वानविंग वैली में जाने के लिए निकलती हूँ। जिसको ऐसे जाते हुए देखकर सैन गॉन्गबाओ मनी मन कह रहा होता है कि मास्टर तोंग तियान के आने से पहले ही सावधान रहना बेहतर होगा। मैं सैंग डायनेस्टी के उन पुराने मिनिस्टरों की बराबरी नहीं कर सकता। उस महिला को आगे की रास्ता को तलाशने दो और मुझे सबसे पहले मिसान के उन 7 सेंट से बात करने जाना होगा। जिसके बाद वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए कह रहा होता है कि प्रिंसेस प्लीज अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हमें वानमिंग वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वान सेंग पहुंच गई होती है और वह चलते हुए सोच रही होती है कि मैं सबसे पहले एक साधारण प्लेयर होने का नाटक करूंगी और उन लोगों के मन की बात को सुनूंगी। और गाइस, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, ग्रेट डीमन और इमोर्टल जैसे कि वे लोग जिन्होंने इलाइटमेंट प्राप्त कर चुका है, वे सभी लोग अपने से कम लेवल वाले इंसानों की मन की बात को सुन सकते हैं। जैसे कि बाहुआ टावर के ओनर और वैन जोंग ने हमारे मेन कैरेक्टर की मन की बात को सुन लिया था। जिसके बाद हमें वानविंग वैली की किसी अलग जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि पिछले लड़ाई में मेरी पहचान लगभग उजागर ही हो गया था और इस वानविंग वैली में कई सारे लोग आए होंगे, इसलिए मुझे अभी भी सावधान रहना होगा। अभी मुझे अपने ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना मेरी पहचान दोबारा से उजागर हो सकती है। सबसे पहले मुझे कुछ मैजिकल आर्टिफैक्ट और तालिस्मान को खरीद लेना चाहिए। ऐसा कहकर वह लिटिल पिग को कॉल लगाने लगता है। जिसपे लिटिल पिग हमारे मेन कैरेक्टर का कॉल उठाते हुए उससे कह रहा होता है कि अरे यह मास्टर ल्यूलियन ही है, आपने मुझे कॉल क्यों किया? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि लिटिल पिग, मैं डंजन में जाने के लिए तुमसे कुछ हथियार खरीदना चाहता हूँ।
जिस पर लिटिल पिग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि अच्छा मैं समझ गया, मेरे पास हाल ही में कुछ न्यू आइटम आए हैं, मैं आपको इसका एक लिस्ट भेज रहा हूँ, आप इसमें से देखकर बताइए कि आपको इसमें से कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस आइटम के लिस्ट को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लड़ने के लिए कुछ तलिस्मान और पोशन को खरीद लेना चाहिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सुप्रीम ब्लैक कार्ड को बाहर निकालते हुए लिटिल पिग से कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इन सामानों को खरीद रहा हूँ और तुम बचे हुए पैसों को अपने पास रख सकते हो। जिसपे लिटिल पिग खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि थैंक यू मास्टर, आप बहुत ही अच्छे हैं, प्लीज आप मुझे अपना एड्रेस बताइए और मैं तुरंत आपके सामानों को आपके पास भेज देता हूँ। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का सामान आ गया होता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर खोल कर देखने लगता है। जिसके बाद लिटिल पिग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मास्टर, आपके सामानों को मेरे से बाय करने के लिए आपके धन्यवाद, मैं आपको एक और पावरफुल आइटम दूंगा जो आपके मुसीबत के समय में आपकी जान बचा सकती है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे थैंक यू कहने लगता है। जिसपे वह लिटिल पिग हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मास्टर रुकिए, अभी फोन मत काटिए, आपने मुझे तो बुक दिया था, मैंने उसे पूरा पढ़ लिया है, और क्या आपके पास कोई और बुक है? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि फिलहाल तो मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं बाद में तुम्हें कोई एक दूसरा बुक दे दूंगा। वो एक ही रहा होता है, तभी उसके पीछे अचानक से फैंक्यूअर आ जाती है। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से गुस्से में कर रही होती है कि लिलियन, आखिरकार तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि फैंक्यूअर, प्लीज मुझे माफ कर देना, हाल ही में मैं काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सका। जिस पर फैंक्यूअर उससे कर रही होती कि अच्छा मैं समझ गई, वैसे क्या मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वह तुम्हारे लिए काफी है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर खास कर उसके इस बात को टालते हुए उससे कह रहा होता है कि वैसे फैंक्यूअर, क्या तुम भी डांगहुआन इवेंट में हिस्सा लेने आई हो, और तुम्हारे पीछे ये दोनों कौन है? जिसके बाद हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से व्हाइट रंग वाली लड़की का नाम हेसु होता है और वह लेवल 21 की शूटर होती है, और दूसरी रेड रंग वाली बीस्ट का नाम मिजाऊ होता है और वह लेवल 22 की वॉरियर होती है। जिसके बाद फैंक्यूअर हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती कि यह मेरी फ्रेंड सू मिजाऊ और हिसू है, हम अपने टीम में एक और टीममेट को ज्वाइन करने के लिए तलाश रहे हैं। जिसपे मिजाऊ फैंक्यूअर से कह रही होती कि फैंक्यूअर, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? जिसपे फैंक्यूअर उसे बता रही होती कि यह मेरे फैमिली का सन इन लॉ है और यह बहुत ही पावरफुल है, इसी ने उस बॉस मॉन्स्टर जिनसिंग ट्री को डिफीट किया था और मेरी जान को बचाया था, क्या हम इसे भी अपने साथ डंजन क्लियर करने के लिए ले जा सकते हैं? जिसपे वह दोनों हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए फैंक्यूअर से फनी तरह से कह रही होती है कि क्या यह तुम्हारा हस्बैंड है? जिस पर फैंक्यूअर उन पर गुस्सा करते हुए उनसे कह रही होती है कि नहीं, बस यह मेरे फैमिली का सन इन लॉ है, अभी यह मेरा हस्बैंड नहीं बना है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कह रहा होता है कि हेलो, मेरा नाम लिलियन है और मैं एक सोलो प्लेयर हूँ, और वह मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद मुझे इनके साथ डंजन क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिस पर हेसु काफी रूडली तरह से हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती है कि हाँ, यह आदमी तो लेवल 24 का एक सोलो प्लेयर है, जिसने अभी तक अपना जॉब भी चेंज नहीं किया है और इसका सभी स्किल लेवल 4 तक ही है, उसके लिए मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है, और अगर हम इसको अपने टीम में लेते हैं तो यह हमारे टीम के लिए बोझ ही बनेगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही मानवा देख लिया है, जो कि तुम अपने आप को किसी मानवा का मेन कैरेक्टर समझ रहे हो, लेकिन जल्दी इस फ्यूचर में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सोलो प्लेयर बनने का आइडिया कितना ही बेवकूफ बना था। मुझे सच में यह समझ नहीं आ रहा है कि मिस फेंग ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उनको अपने ऊपर इतने गुस्से में देखकर कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह दोनों मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, क्या उन्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है? वो लोग आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कोई आते हुए उनसे कह रहा होता है कि अगर आपकी टीम में एक मेंबर की कमी है तो क्या मैं आपकी टीम में ज्वाइन कर सकती हूँ? जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस वानसेंग होती है, और वह एक प्लेयर बनने का नाटक कर रही होती है। जिसको देखकर फैंक्यूअर खुश होते हुए कर रही होती है कि क्या लेवल 26 की एक मेज, और उसका पहनावा भी कितना अच्छा है, आइस में से एक पावरफुल क्लास है और वास्तव में हमारे टीम के लिए एक सबसे अच्छा कैंडिडेट है। जिसके बाद हेसु और मेचाओ भी उसके पास आते हुए उससे कर रही होती कि सिस्टर, तुम हमारे टीम में ज्वाइन कर सकती हो, हमारे पास बस एक मेज की कमी थी, लेकिन अब यह कमी भी पूरा होगी। सिस्टर, आपसे हम सभी एक टीम है, और अगर हमें कोई अच्छा आइटम मिलता है तो हम उसे समान रूप से आपस में बांटेंगे। लेकिन वह उन्हें इग्नोर करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास चलते हुए उससे कर रही होती कि क्या तुम कभी वीवो पॉइंट पर गए थे? जिसको ऐसे अपने पास अचानक से आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वह अपने फेरी आइस और गोल्डन आइस को एक साथ एक्टिव करके उसके डिटेल को देखने लगता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वह एक डीमन है और वह उसी बॉस मॉन्स्टर 9 हेड वॉर्म की पत्नी है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर नाटक करते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या वीवो पॉइंट, आखिरकार वह कहाँ पर है? और वह मन ही मन कह रहा होता है कि वाह यार, यह लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, खासकर उसके पतले कमर और उसके बड़े बड़े संतरे। जिस बात को सुनकर वह काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से दूर हटते हुए उससे कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा
परवट हो, तुम मेरे से दूर हट जाओ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर इनोसेंट नाटक करते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार इस लड़की को क्या हो गया है, यह बहुत ही अजीब है। जिसके बाद वैन सेंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रही होती कि मैंने आज सैकड़ों लोगों की मन की बात को सुना है और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं था। अगर मुझे हेवनली जनरल का डर ना होता तो मैं इन सभी लोगों को जान से मार देती। जिसके बाद फैंक यूर हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास खींचते हुए वैन सेंग से कह रही होती कि तुम अगली औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की। जिसको ऐसा कहते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे शांत करते हुए उससे कह रहा होता है कि प्लीज तुम इसे माफ कर देना, यह बहुत ही पागल है। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डंजन क्लियर करना है, इसीलिए यहाँ से चलो। जिसको ऐसे जाते हुए देखकर वैंग सेंग घबराते हुए उनसे कह रही होती कि प्लीज रुको, तुम्हारी टीम में अभी भी एक मैच की कमी है, तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हो। जिसके बाद वो काफी ज्यादा क्यूट सा शक्ल बनाते हुए उनसे कह रही होती कि मैंने तो उस समय तुम लोगों से मजाक किया था, तो प्लीज तुम मुझे भी अपने साथ डंजन में ले चलो। और अंदर ही अंदर वह डेविल सा शक्ल बनाते हुए कह रही होती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगली कहने की, आज मैं तुम्हें इसी डंजन में जान से मार डालूंगी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।